हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये आज की हमारी क्लास जो है हिंदी की क्लास, इसका थर्ड सेशन है, ठीक है, रिवीजन क्लास का, जिसमें से आपको प्रीवियस ईयर जो है हिंदी जो इतने भी आए हैं एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, वो सभी आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये तब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी जब तक आपके सारे जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा नहीं दिए जाते, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं ये बहुत ही आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम टाइम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। अच्छा, एक चीज़ और है, जिनको अगर किसी टॉपिक में कोई रिक्वायरमेंट है हिंदी में, ठीक है, किसी भी टॉपिक में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर दीजिए, तो वो चैप्टर जो है वो आपका क्लियर करा दिया जाएगा, क्लास करवा दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी पीडीएफ है, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर आपको सारी पीडीएफ भी अवेलेबल होती जाएंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि कवि शब्द का बहुवचन होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बहुवचन क्या होता है। तो बहुवचन होता है कि जो विकारी शब्द होते हैं, ठीक है, विकारी शब्दों के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं, परिभाषित रूप से अगर देखा जाए। ठीक है, किसी भी वचन, कोई भी एक शब्द ले लिया, जैसे कि लड़का, ठीक है, लड़का का बहुवचन क्या? ये एक वचन है। ठीक है, एक वचन यानी कि एक लड़के की बात हो रही है, बहुवचन यानी कि बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है ना। तो लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा विकारी शब्द क्या होगा। ठीक है, तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें बदलाव होते हैं, जिनमें जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे कि लिंग वचन कारक के आधार पर ये बदलाव होते हैं। ठीक है, जैसे कि लिंग के आधार पर हम देख लें, जैसे कि लड़का, ठीक है, क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं? लिंग के आधार पर बिल्कुल हो सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा, है ना। इसी तरह से वचन और कारक के आधार पर भी विकार शब्दों में क्या होता है? बदलाव हो जाते हैं या विकार उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अब हम कवियों की बात करें, ठीक है, तो कवि शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवि शब्द का जो बहुवचन है वो कवि होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव जो है क्या होते हैं? बहुवचन में, इनको सदैव बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। जैसे कि एक शब्द के बारे में मैंने बताया था, प्राण, ये रट लीजिए। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। प्राण है, बहुवचन है, ठीक है, इसके अलावा और कौन से हैं? आंसू हैं या फिर दर्शन है, ये सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? अब हम बात करेंगे सकर्मक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सकर्मक क्या होता है। ठीक है, तब तो हम बता पाएंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सकर्मक क्या होता है? सकर्मक कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया के साथ, ठीक है, क्रिया के साथ क्या हो? कर्म हो, और या फिर जो कर्म है, कर्म होने की जो संभावना हो, ठीक है, या फिर क्या हो? कर्म हो या फिर कर्म होने की क्या हो? संभावना हो। ठीक है, जो क्रिया हो रही है उसका जो परिणाम है या उसका जो फल है वो किस पर पड़े? कर्म पर पड़े। ठीक है, तो वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि लिखना, ठीक है, तो मोहन जो है, मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। ठीक है, तो लिखने का जो असर है या लिखने का जो फल है वो किस पे पड़ रहा है? पत्र पे पड़ रहा है ना। लिखा किस पे जा रहा है? पत्र पे लिखा जा रहा है ना। तो कर्म का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पत्र पर पड़ रहा है। तो वो क्या हो गया? वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आ गया समझ में? तो इनमें से हमें बताना है कौन सी क्रिया है। एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया आपको, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिखना जो है ये हमारी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दुर्गति। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे ये ऑप्शन क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए, हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हंसना, ठीक है, एक क्रिया हो गई, लेकिन इस पर असर किस पर पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, ना कि कर्म पे पड़ रहा है। दौड़ना, दौड़ना भी कर्ता पे पड़ रहा है। उठना, ये भी कर्ता पे पड़ रहा है, ना कि कर्म पे इसका असर पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए ये सकर्मक नहीं होंगी। ठीक है, लिखना ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। दुर्गति करना, अर्थ को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरा। धज्जियां उड़ाना, पगड़ी उछालना, नाक रगड़ना या नाको चने चबवाना। दुर्गति करना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धज्जियां उड़ाना जो है ये दुर्गति करना, ठीक है,
के अर्थ में ये मुहावरा आएगा। अच्छा, पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ बता भी चुकी हूं और फिर से बता रही हूं, क्या हो जाएगा, इज्जत उतारना जो है ये पगड़ी उछालने के अर्थ में आएगा। ठीक है, उसी तरह से नाग रगड़ना, नाग रगड़ना किसके अंतर्गत आएगा, मिन्नत करना। ठीक है, मिन्नत करना। और नाको चने चबवाना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा कि खूब तंग करना ना, खूब परेशान करना या खूब तंग करना। ठीक है, ये क्या होगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, नाको चने चबाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रतिष्ठा शब्द में हमें बताना है कि उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग की बात हो रही, प्रा या प्रति या प्रशद। ठीक है, तो प्रतिष्ठा, प्रति प्लस इष्ठा है ना, प्रति प्लस क्या हो जाएगा, इष्ठा, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दों की शुरुआत में लगते हैं। ठीक है, शब्दों की शुरुआत में लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए, उपसर्ग हो जाएंगे हमारे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दर्शिका। दर्शिका शब्द प्रत्यय, देखिए उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, वो शब्द की शुरुआत में लगते हैं, जबकि शब्द के जो अंत में लगते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रत्यय कहा जाता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, तो दर्शिका शब्द में पूछा है प्रत्यय क्या होगा, तो दर्शक, दर्शक प्लस इका है ना, दर्शिका, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। जहां आपको क्वेश्चन लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, वहां आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछिए। ठीक है, या टेलीग्राम पे आके पूछिए, आपको सभी आंसर मिलेंगे। तो इका, इसी तरह से इका लगाकर और कौन से प्रत्यय से बनाया जाता है, जैसे नायक में लगाया तो नायिका है ना, और गायक में लगाया तो गायिका, ये सब क्या है, ये इका से बने, इका प्रत्यय से बने शब्द। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, दुष्ट, गधा, तिनका या खग। हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा है जो खर के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो खर के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, खग नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, दुष्ट और तिनका, दुष्ट और तिनका, ठीक है, एक ये क्या है, दुष्ट ये आएगा राक्षस के लिए, तिनका आप जानते ही हैं। ठीक है, गधा किसके लिए अनेकार्थी शब्द है, गधा है खर का अनेकार्थी शब्द। ठीक, खर के जो अनिकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, गधा है। ठीक है, इस तरह से ये तीनों शब्द जो है ये खर के लिए प्रयुक्त हुए हैं, जबकि खग जो है इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। पूछा गया है पुत्री शब्द का पर्याय नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो आपको बताना है क्या नहीं होगा, सुता, बेटी, आत्मज या दुहिता। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है, तो आत्मज। ठीक है, अगर यहां होता आत्मजा तब तो ये पुत्री के लिए होता, लेकिन यहां हो गया है आत्मज, तो आत्मज किसका हो गया, आत्मज हो गया पर्यायवाची किसका, पुत्र का। ठीक है, अगर यहां आत्मजा होता, आत्मजा, तो ये पुत्री का हो जाता। ठीक है, एक मात्रा से ही देखिए इसमें जो है चेंजेस हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो पुत्र के अगर अन्य पर्यायवाचियों के बारे में बात करें तो इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुता से सुत बन जाएगा। ठीक है, बेटी से बेटा। ठीक है, और इसी तरह से और कौन से होंगे, पूत होगा, पूत होगा, नंद होगा, ये सब क्या है, ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन समझ में आ गया ना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, अनुग्रह शब्द का विलोम है संग्रह, विग्रह, प्रतिग्रह या विग्रहित। अनुग्रह शब्द का हमने विलोम पूछा है, यानी कि अपोजिट। ठीक है, हमें अपोजिट बताना है, संग्रह होगा, विग्रह होगा, प्रतिग्रह होगा या फिर विग्रहित। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा, और जो अन्य है ये तो तर्कसंगत है। ठीक है,
तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा वाक्य हमें बताना है अशुद्ध है, मतलब 3 शुद्ध होंगे और 1 अशुद्ध होगा। ये वापस लौट आए, यह मुझसे नहीं हो पाएगा, वह गाने का अभ्यास करता है या प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। तो आप प्रोनाउंसिएशन से भी आपको समझ में आ रहा होगा, उच्चारण से भी, कि ये बी, सी और डी ये तीनों ही सही है, जबकि ऑप्शन नंबर ए जो है वापस नहीं होगा, ये वापस है ना, वापस नहीं होता है, ये वापस लौट आए। ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वह यौवन में परिश्रम करता रहा। रेखांकित पद हमें बताना है कि विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है। तो यौवन, ठीक है, यौवन क्या हो जाएगा? ये संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है, ये क्या है? संज्ञा होगी। कैसे? यौवन भावात्मक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये भावनात्मक संज्ञा के अंतर्गत यौवन आएगा, ठीक है। कड़वाहट है, यौवन है, ठीक है, ये सब क्या है? ये भावात्मक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। अच्छा, भावात्मक संज्ञा मतलब किसी भाव गुण दशा जिसमें जिस संज्ञा का ज्ञान हो, हमें भाव का ध्यान हो या गुण का ध्यान हो, ठीक है, या दशा का ज्ञान हो, वहां पे कौन सी संज्ञा होती है? वहां पे भावात्मक संज्ञा होती है, ठीक। चलिए, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, ज्ञात इतिहास मतलब जो कि ऐसा इतिहास जो हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है, और जो हमें ज्ञात है उससे पहले के इतिहास के बारे में, ठीक है, बात की जा रही है। मतलब जो हमें इतिहास लिखित रूप में या फिर किसी अन्य तरह से हमें ज्ञात है, हमें पता है, ठीक है, जैसे कि मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री के एक ऐसा पार्ट है जिसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जहां पे हमें सिर्फ क्या मिला है? या तो नुकीले पत्थर मिले हैं, या फिर क्या मिला है, या फिर हमें काले भूरे मृदभांड मिले हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है, पूरी तरह से हमें ज्ञात नहीं होता है उस इतिहास के बारे में। तो उस इतिहास को हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, हमें बताना है दूध, ठीक है, ये कौन सा कारक है? करण है, कर्म है, संप्रदान है या फिर संबंध कारक है? देखिए, यहां पर एक चीज और स्पष्ट हो रही है, सकर्मक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जहां पर कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्म पर को प्रभावित करे। अब जो क्रिया हो रही है पीना, ठीक है, तो पीना जो क्रिया हो रही है वो दूध को प्रभावित कर रही है, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि दूध पिया जा रहा है, ठीक है, तो दूध पर इसका असर पड़ रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, तो यहां कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म, ठीक है। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य का रेखांकित में हमें बताना है, रेखांकित अंश में विशेषण क्या है? कुछ लोग, ये अनिश्चित है, निश्चित है, गुणवाचक है या परिणामवाचक है? तो कुछ लोग, हमें नहीं पता कौन लोग, कुछ लोग, ठीक है, संख्या में कितने ये भी नहीं पता, और कौन है ये भी नहीं पता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके अन्य उदाहरण जैसे कि कुछ लोग, कुछ आदमी, ठीक है, या फिर सब कुछ, ये सब क्या है? ये किसके उदाहरण है? अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण है, ठीक है। चलिए, निम्न वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, पाठ पढ़ा, पानी पी लो, आओ देखें, तो इसमें हमें बताना है कि भाव कहाँ में, भाववाच्य कहाँ इसमें हमें दिख रहा है इन चारों में। तो अब चला जाए, ठीक है, यह एक तरह से भावात्मक आपको सेंटेंस वाक्य नहीं लग रहा है कि अब भाई चला जाए, है ना। पाठ पढ़ा, पानी पी लो, आओ देखें, इसमें नहीं है, लेकिन ए में जो है भाव झलक रहा है, ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। और जो ये है ये अकर्मक होता है, ठीक है।
भावात्मक, ये वाच्य जो है अकर्मक क्रिया से कैसे बनता है, ठीक है। जैसे कि राम से हंसा नहीं जाता, ठीक है, राम से हंसा नहीं जाता, ये क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से मुहावरा कौन सा है? ना नौ मन तेल होना, ना राधा नाचेगी, दांत खट्टे करना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, या दूध दूर के ढोल सुहावने। हमें इसमें बताना है मुहावरा, मुहावरा बताना है, ठीक है। तो दांत खट्टे करना क्या होगा, ये होगा मुहावरा, ठीक है। बाकी के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ये लोकोक्तियां हैं, ठीक है। ये तीनों क्या होंगे, ये लोकोक्तियों के उदाहरण हैं, ठीक है। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है दांत खट्टे करना, ये किसका उदाहरण है, ये होगा मुहावरे का। चलिए फटाफट से अब हम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है, देखकर, लेकिन मैं आंसर इसके बताऊंगी कि कैसे आंसर्स इसके देख सकते हैं हम, ठीक है। तो अनुच्छेद में चिंता व्यक्त की गई, तो पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए, उसके बाद पैराग्राफ पे आया करिए। तो पूरा पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं फटाफट से आपको आंसर डिटेक्ट करके बता दूंगी, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि आप जब भी पैराग्राफ आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर ढूंढोगे, ठीक है। तो अनुच्छेद में चिंता व्यक्त की गई है औद्योगिकरण की, बढ़ते वाहनों की, शहरीकरण या प्रकृति प्रदूषण की। तो चलिए आ जाते हैं हम पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ में यहाँ दिख रहा होगा कि वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों में हुआ, ठीक है। इसका कारण, ठीक है, कारण क्या है, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये पहला उत्तर हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है उद्योग, वाहन, वृक्षारोपण या आवासीय सुविधाएं। तो अगर हम ये कॉमन सेंस से भी सोचें, ठीक है, बिना पैराग्राफ दिए, तो यहाँ पे आंसर ये हो सकता है। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वृक्षारोपण क्या कभी प्रदूषण का कारण हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द में उपसर्ग है, ठीक है, परि, पर्या, परि, ठीक है। यहाँ दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए हैं, ठीक है, या फिर अ, ठीक है, ये ऑप्शन चेंज कर लीजिए। तो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परि, ठीक है। पर्यावरण कैसे, परि प्लस आवरण, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हमारी चारों ओर का आवरण, ठीक है, हमारे चारों ओर का आवरण, ठीक है, ये पर्यावरण का अर्थ होता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, परि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है ग्राम, पर्वत, नगर या फिर जंगल। प्रदूषण सर्वाधिक प्रभावित कौन है, नगर प्रभावित है, ठीक है। कैसे, क्योंकि नगरों में ही कारखाने होते हैं, ठीक है, नगरों में ही कारखाने होते हैं, आधुनिकता के लिए सड़कें होती हैं, ठीक है। यहीं पर ही सबसे ज्यादा जो है विषाक्त या फिर कह सकते हैं सबसे ज्यादा विषैली गैसें भी नगरों में ही पाई जाती हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नगरों से ही, ठीक है, प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित जो है कौन से होते हैं, नगर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिक वृक्ष लगाने से बढ़ेगी सुंदरता, शीतलता, वातावरण शुद्धि या हरियाली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कि अधिक वृक्ष लगाने से क्या होगा, वातावरण में शुद्धता बढ़ेगी, क्योंकि पेड़ जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है, हमें बताना है इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। कायर होगा, छेद होगा, कोयल होगा या फिर शत्रु होगा। तो चलिए फटाफट से इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। छत्र जो है ये क्या होगा, ये हमारा तत्सम होगा, ठीक है, जिसका तद्भव क्या होता है, जिसका तद्भव होता है छाता, ठीक है, जिसका तद्भव क्या होगा, जिसका तद्भव होता है छाता, तद्भव, ठीक है।
एनी डाउट? चलिए, इसके अलावा हम कोयल जो एक तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है, ठीक है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा कोकिल, कोकिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से छेद, इसका क्या तत्सम हो जाएगा, छिद्र। सॉरी, ये कोयल का हो जाएगा, ठीक है, कोयल का हमारा तत्सम कोकिल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है, हमें बताना है। आसरा, अंटालिका, कृपा या चक्र, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आसरा जो है ये क्या है, ये तद्भव है, ठीक है। और आश्रय का तत्सम क्या हो जाएगा, आश्रम, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आश्रम हो जाएगा। अट्टालिका, अट्टालिका इसका क्या हो जाएगा, तद्भव, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अटारी, ठीक है, तद्भव क्या हो जाएगा, अटारी, ठीक। इसी तरह से चक्र का क्या हो जाएगा, चक्र का हो जाएगा चाक, ठीक, चाक क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा। चलिए अगला, कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, कवित्री में बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शास्त्र प्रवीण शब्द का समास बताना है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व समास, इसका हमें बताना है कि शास्त्र प्रवीण में कौन सा समास होगा। तो शास्त्र से प्रवीण ना, शास्त्र में प्रवीण, तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी शास्त्र में प्रवीण है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। शास्त्र में प्रवीण कैसे, ये अधिकरण समास, जो अधिकरण समास है ना, तत्पुरुष समास के 6 पार्ट होते हैं, 6 भाग होते हैं, उनमें से एक है अधिकरण, ठीक है। अधिकरण कारक विभक्ति में क्या क्या इस्तेमाल होता है, में और पर। तो शास्त्र में प्रवीण, में जो है यहाँ पे लुप्त है, ठीक है, तो ये किसका होगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि आप बीती, तो आप बीती का क्या होता है, आप पर बीती, है ना, आप पर बीती, तो ये किसका हो गया, ये भी तत्पुरुष का उदाहरण हो गया, ठीक। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मुझे जो इम्पोर्टेंट, जहाँ से मुझे लगा था कि ये आपके लिए आ जाएंगे, हेल्पफुल रहेंगे, तो ये आपको करवा दिए गए हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम लिंक पे जो है अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू क्लास।